बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कश्मीर डिजिटल के प्लेटफॉर्म से मैं हूं अब्दुल मन्नान सैफुल्ला। अपने तमाम देखने वालों को मोहब्बतों भरा प्यार भरा सलाम कबूल हो। नाज़रीन, आज के व्लॉग में दो अहम मौज़ूआत पे बात करेंगे। एक हुकूमत आज़ाद कश्मीर के हवाले से बात करेंगे। हुकूमत आज़ाद कश्मीर को बने अभी 2 हफ्ते भी नहीं हुए, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को हलफ उठाए 2 हफ्ते भी नहीं हुए कि उनके ख़िलाफ़ अंदरूनी और बैरूनी महाज पर साजिशों का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। अभी उनके इब्तदाई अयाम चल रहे हैं और यूँ कहें तो सियासत में हनीमून पीरियड चल रहा है। अभी लोग मुख्तलिफ इलाकों से, ज़िलों से, तहसीलों से उनके लिए हार लेके आ रहे हैं, मिठाइयाँ लेके आ रहे हैं, जबकि जो साजिशी अनासर हैं उन्होंने अपनी साजिशों के जो जाल हैं वो बुनना शुरू कर दिए। कौन लोग हैं अंदरूनी महाज पर और बैरूनी महाज पर, किन चैलेंजेस का सामना है, फैसल मुमताज़ राठौर को इस पे करेंगे बात। और दूसरा हमारा मौजू है आज़ाद कश्मीर में जो नॉन कस्टम पेड गाड़ियों की भरमार है। इस हवाले से हुकूमत आज़ाद कश्मीर की जानब से आने वाले दिनों के अंदर एक स्कीम लाए जाने की खबरें गर्दिश कर रही हैं, जिसमें इन तमाम गाड़ियों को, गैर कानूनी गाड़ियों को एक कानूनी रास्ता दिया जाएगा ताकि वो रेगुलराइज होकर एक पूरे सेटअप का हिस्सा बन सकें। ये क्या सिलसिला है, इस पे करते हैं बात। आते हैं अपने पहले मौजू की जानब। नाज़रीन, आपको बताएं, फैसल मुमताज़ राठौर जो हैं उन्हें हलफ उठाए अभी 2 हफ्ते भी नहीं बीते कि उनके ख़िलाफ़ साजिशों का सिलसिला शुरू हो चुका है। ये साजिशें न सिर्फ बैरूनी महाज पर हैं बल्कि अंदरूनी महाज पर, यानी कि उनकी पार्टी के अंदर उनके दोस्त, उनके करीबी रफ़ाका जो हैं इन साजिशों में मुलव्वस दिखाई देते हैं। वो नहीं चाहते कि फैसल मुमताज़ राठौर, जिन्होंने अपनी पहली तकरीर के दौरान कहा था कि आज़ाद कश्मीर के अंदर जो गुड गवर्नेंस है वो उनका मंशूर है, गुड गवर्नेंस लगाएंगे, 6 महीने के अंदर वाज़े तब्दीली जो है वो आज़ाद कश्मीर के अंदर वो ला कर छोड़ेंगे, दिखाएंगे। इस दौरान उन्होंने एक और बात भी की थी। उन्होंने कहा था कि जो माजी की जो हुकूमत थी, जो उनसे पहले हुकूमत थी, अनवार हुकूमत के दौरान जब अवामी एक्शन कमेटी हुकूमत आज़ाद कश्मीर के दरमियान जो मुआहिदा हुआ था जिसमें वफाकी वज़रा भी शामिल थे, तो उस मुआहिदे की जितनी भी शिकें हैं उस पर मिनो हन जो है अमल दरामद किया जाएगा। और हमने देखा था कि पिछले ही दिनों जो अवामी एक्शन कमेटी के रहनुमा हैं शौकत नवाज मीर साहब, उन्होंने भी एक तकरीर के दौरान कहा था कि जब हमारी वहाँ पे मुआहिदा हो रहा था, डिबेट हो रही थी, तो हमें बताया गया था कि ये जो मुआहिदा हो रहा है, ये जो शिकें लिखी जा रही हैं, इस पर अमल दरामद जो है वो नई हुकूमत से होगा। अब जब नई हुकूमत बनती है, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ये कहते हैं कि वो अवामी एक्शन कमेटी के साथ होने वाले मुआहिदे पर मिनोहान अमल दरामद करेंगे, लेकिन फिर हम देखते हैं जो अवामी एक्शन कमेटी की सबसे बड़ी शिकों में से एक शिक थी कि आज़ाद कश्मीर के जो वज़रा हैं उनकी तादाद 20 से कम रहेगी। फिर हमने देखा इन हालिया दिनों के अंदर वो तादाद 20 से बढ़ गई, 22-23 तक वो पहुंच चुकी है और कहा जा रहा है कि ये मुआहिदे की सरीख खिलाफ वर्जी है। और अवामी एक्शन कमेटी ने 90 दिन यानी कि 3 महीने का वक्त मौजूदा हुकूमत को दिया है कि वो मुआहिदे पर अमल दरामद करें, वगरना 3 माह के बाद वो दोबारा से नई ताकत के साथ आएंगे, कुछ नए इजाफे के साथ आएंगे, कुछ नई उनकी शिकें होंगी, फिर हुकूमत को मजबूरन उन्हें तस्लीम करना होगा। अब सवाल ये है कि कौन वो लोग हैं जो वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर के इर्द गिर्द हैं और उन्हें मशवरा दे रहे हैं कि वो वज़रा की तादाद में इजाफा करें ऐसे वक्त में कि जब फैसल मुमताज़ राठौर ने 6 माह के अंदर, बहुत कलील वक्त है, और इस वक्त अगर हम ये समझते हैं कि वो कोई यहाँ पे दूध शहद की नहरें बहा देंगे, ये बहुत मुश्किल काम है, ना होने वाली बात है। लेकिन वो इस 6 माह के अंदर एक पूरा रोड मैप दे सकते हैं, एक हुकूमत की एक ऐसी शक्ल, वाज़े शक्ल बना सकते हैं जिसके अंदर हमें गुड गवर्नेंस की तरफ कदम उठते हुए दिखाई दे सकते हैं। और जब उन्हें इन मामलात की तरफ उलझा दिया जाएगा, जब लोगों को अवामी एक्शन कमेटी लेकर सड़कों पर आ जाएगी, यहाँ पर दोबारा से धरने शुरू हो जाएंगे, यहाँ पे दोबारा से हुकूमत के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट शुरू हो जाएगा, तो फिर आज़ाद कश्मीर की हुकूमत मफलूज हो जाएगी, वो इस तरह का कोई काम नहीं कर सकेगी। और तारीख के अंदर फिर मालूम होगा जी कि फैसल मुमताज़ राठौर का जो 6 माह का अरसा था या ज़्यादा उससे कुछ दिन या कुछ दिन कम, तो फिर वो बुरी तरह से फ्लॉप हो गई। यही साजिशें अगर बात करें तो इनके वालिद मोहतरम जो मुमताज़ राठौर साहब थे, उनके दौर
دور حکومت میں بھی سازشوں کے جال بنے گئے. جب وہ وزارت عظمیٰ پہ تھے انہیں وزارت عظمیٰ سے ہٹانے کے لیے طرح طرح کی سازشیں کی گئیں, اور وہ سازشیں کہیں پر ان کے اپنے لوگ تھے اور کوئی ان کے دشمن بھی واضح طور پہ سامنے دکھائی دیتے تھے, تو انہوں نے سازشیں کی اور انہیں ناکام کرنے کی کوشش کی. ایک بار پھر یہی سازشیں جو ہیں وہ ان کے خلاف شروع ہیں. اور دوسری طرف جو عوامی ایکشن کمیٹی ہے وہ بھی اپنے آپے سے باہر ہو چکی ہے. مختلف شہروں میں مختلف جگہوں پہ جا کر وہ جو ہے دھرنے کر رہے ہیں, جلوس کر رہے ہیں. حکومت کے خلاف انہوں نے کھل کے گفتگو کرنا شروع کر دی ہے, بلکہ بعض جگہوں پہ نازیبا گفتگو جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے. پھر دونوں طرف سے, ایک طرف سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو فیصل ممتاز راٹھور کے چاہنے والے ہیں وہ ابھی جواب دینا شروع ہو گئے ہیں, اور سوشل میڈیا جو ہے وہ مچھلی منڈی بنا ہوا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ عوامی ایکشن کمیٹی اور حکومت کے درمیان چونکہ معاہدہ ہوا ہے, حکومت ابھی نئی ہے, اسے بھی تھوڑا وقت دینا چاہیے تاکہ چیزیں سدھر سکیں, اور جن چیزوں میں کمیاں کوتاہیاں ہیں وہ بیک ڈور چینل کے ذریعے سے انہیں حل کیا جانا چاہیے, تاکہ سب کا اگر مقصد یہی ہے کہ آزاد کشمیر کی جو عوام ہے اس کی خوشحالی سب کا مطمع نظر ہے, عوام کے لیے سہولیات فراہم کرنا اگر سب کا مطمع نظر ہے, تو پھر سب کو علم و حکمت, فہم و فراست کے ساتھ کام کرنا ہوگا. اگر تو اپنی اپنی ذاتی تسکین کے لیے ساری چیزیں کی جا رہی ہیں تو پھر ان کا فائدہ عوام کو بالکل بھی نہیں ہوگا. اور ایسے وقت میں جو وزیر اعظم آزاد کشمیر ہیں فیصل ممتاز راٹھور, تو انہیں سازشوں سے بچنے کے مختلف طریقے اپنانے ہوں گے, انہیں اقربا پروری سے دور ہونا ہوگا. جو لوگ ان کے ارد گرد ہیں جو سب اچھا کی رپورٹ دے رہے ہیں, حالانکہ وہ ان تمام چیزوں سے واقف ہیں کہ اقتدار کے اندر آ کر جو خوش آمدی لوگ ہوتے ہیں وہ سب سے بڑا حکومت کے لیے خطرہ ہوتے ہیں, ان تمام چیزوں کو انہیں دیکھنا ہوگا. اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ جب آدمی اقتدار کی کرسی پہ ہوتا ہے بعض چیزیں اس کو واضح طور پر دکھائی دے رہی ہوتی ہیں, لیکن جو اقتدار کی بندشیں ہیں وہ آپ کے ہاتھوں کو اس طرح سے جکڑ دیتی ہیں کہ آپ چاہتے ہوئے بھی کچھ کام نہیں کر سکتے. لیکن ابھی آپ کا بہت بڑا مستقبل ہے, ابھی آپ آزاد کشمیر کے آپ کو نوجوان وزیر اعظم سمجھا جاتا ہے, تو اگر آپ ان 6 ماہ کے دوران ڈیلیور کر پاتے ہیں تو پھر آپ ایک تو اپنے والد محترم کا جو نام ہے اس کو بھی زندہ رکھ پائیں گے, اور پھر جو ہے آنے والے وقتوں میں آپ کے لیے بھی بہت ساری آسانیاں ہوں گی, آپ کی جماعت کے لیے آسانیاں ہوں گی. حالانکہ آپ کی جماعت کے بہت سارے لوگ اپنی جگہ پہ تل ملا رہے ہیں کہ فیصل ممتاز راٹھور کیسے وزیر اعظم بن گئے, حالانکہ ہماری قربانیاں ان سے زیادہ تھیں, ہمارا تجربہ ان سے زیادہ تھا. ان تمام چیزوں کے باوجود اللہ نے آپ کو یہ عزت دی ہے, تو پھر آپ کو کیا کرنا ہے, ان سازشوں کو سمجھنا ہے, تمام چیزوں کو دیکھنا ہے, اور یہاں آزاد کشمیر کے اندر جو فکری انتشار ہے اس سے نوجوانوں کو دور کرنا ہے. یہاں پر جو دوبارہ سے ایک پروٹیسٹ کی سیاست کا آغاز ہونے کی جو خبریں آ رہی ہیں, آپ نے ان سب کو روکنا ہے, تب جا کر آپ بھی کامیاب ہوں گے. آپ 6 ماہ کے اندر ایک حکومت, آنے والی حکومت کے لیے ایک خد و خال بھی رکھ پائیں گے اور واضح نقشہ بھی دکھا پائیں گے, تو پھر عوام بھی الیکشن کے دوران آپ کے ساتھ وہی سلوک کرے گی جو آپ ان حالیہ 6 مہینے کے دوران عوام کے ساتھ کریں گے. دوسرا ہمارا موضوع ہے نان کسٹم پیڈ گاڑیوں کے حوالے سے ایک سکیم آ رہی ہے جس کی خبریں بہت زیادہ گردش کر رہی ہیں کہ جو آزاد کشمیر کے اندر چونکہ نان کسٹم پیڈ گاڑیوں کی بھرمار ہے, ہر گلی کوچے چوک چوراہے میں آپ کو نان کسٹم پیڈ گاڑیاں دکھائی دیتی ہیں, جو نہ صرف ہماری ریاست کے لیے اور بلکہ حکومت پاکستان کے لیے بھی کافی زیادہ نقصان دہ ہیں. چونکہ نان کسٹم پیڈ گاڑیاں وہ گاڑیاں ہیں جو کہ آزاد جو بلوچستان کے علاقوں سے, قبائلی علاقوں سے یا گلگت بلتستان کے راستے پاکستان میں داخل ہوتی ہیں, ان پر جو کسٹم ڈیوٹی ہے وہ ادا نہیں کی گئی ہوتی, ان کے اوپر جو ٹیکس لگے ہوئے ہوتے ہیں وہ ادا نہیں کیے جاتے, جس سے ریاست کو لاکھوں کروڑوں اور اربوں کے نقصانات ہو رہے ہوتے ہیں. اور دوسری طرف اگر آپ ان گاڑیوں کو ریگولرائز نہیں کرتے تو پھر بھی آپ کے جو ریاست ہے اس کے اندر ایک انارکی سی پائی
जाती है, चूंकि गाड़ियों की भरमार है। ऐसे में अगर कहीं पे कोई हादसा होता है तो आपके पास उसका कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं होता, ना आपके पास गाड़ियों के इंजन नंबर होते हैं, ना चेसिस नंबर होते हैं, ना मलकियत का पता होता है। और फिर जो नॉन कस्टम पेड गाड़ियां हैं वो उल्टा आपके लिए अजाब बन जाती हैं। अब हम देखते हैं जिस तरह पाकिस्तान के अंदर, कराची के अंदर, लाहौर के अंदर और भी इस्लामाबाद के अंदर भी ई चालान का जो सिलसिला शुरू हो चुका है, तो इस दौरान भी आप जो नॉन कस्टम पेड गाड़ियां हैं आप उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि वो किसी के पास रजिस्टर्ड नहीं है, उनके ऊपर कोई नंबर नहीं लिखा हुआ जिस पे उन्हें पकड़ा जा सके, रोका जा सके। और फिर हमने देखा कि कुछ रोज पहले जो DGISPR की जानब से एक प्रेस रिलीज जारी की गई थी कि चूंकि हालिया दिनों में हमने देखा आज़ाद पाकिस्तान के अंदर जो दहशत गर्दी के वाकयात हैं उनमें इजाफा हुआ है, और उन दहशत गर्दी के वाकयात में जो गाड़ियां इस्तेमाल हुई हैं वो गाड़ियां ज़्यादातर नॉन कस्टम पेड हैं। तो इसलिए एक स्कीम के तहत यहाँ आज़ाद कश्मीर के अंदर मौजूद गाड़ियों को कस्टम पेड किया जाना मकसूद है, ताकि गाड़ियों की रेगुलराइजेशन हो, ताकि कुल्ली तौर पे वो टैक्स नेट के अंदर शामिल हों। उसके अलावा जो आपके ट्रैफिक कानून हैं वो उन पर अप्लाई हों। ये तमाम चीज़ें तभी हो सकती हैं जब आप उनको रेगुलेट करेंगे, आप उनको एक कानूनी दायरा कार के अंदर लाएंगे। इसके बहुत सारे फ़ायदे भी हैं, जिस तरह से ये है कि आज़ाद कश्मीर के अंदर ज़्यादातर लोग जो हैं वो मुतवसत घरानों से ताल्लुक़ रखते हैं, वो महंगी गाड़ियाँ जो है वो नहीं रख पाते, तो फिर ऐसे में वो सस्ती गाड़ियाँ लेते हैं, नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ लेते हैं, जिससे अपना निज़ाम चलाते हैं। और फिर हमने देखा कि आज़ाद कश्मीर के अंदर बहुत सारे ऐसे केसेस अदालतों के अंदर आए हैं कि जो नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ हैं उनके हवाले से यहाँ पे कोई कानून साजी ही नहीं की गई। 2022 में जो आज़ाद कश्मीर की अदालतों ने हुकूमत को ये हुक्म सादर किया था कि इसके हवाले से एक वाज़े पॉलिसी बनाकर लाएं कि आज़ाद कश्मीर के अंदर कितनी गाड़ियां नॉन कस्टम पेड हैं, कितनी जो हैं वो जब्त की जा चुकी हैं, या उनके हवाले से क्या पॉलिसी है। तो हमने भी बहुत सारी चीज़ें खंगालने की कोशिश की है, देखने की कोशिश की है। तो हमें 2018 के एदादो शुमार मिले। 2018 में 60 से ज़ायद जो नॉन कस्टम पेड गाड़ियां थीं वो आज़ाद कश्मीर के अंदर जब्त की गई हैं। और अगर आज 2025 के डेटे की पूरे पाकिस्तान के हवाले से बात करें तो इस वक्त 1665 गाड़ियां जो हैं रिकॉर्ड के मुताबिक वो हुकूमत ने उनको जब्त किया हुआ है, जबकि लाखों की तादाद है, हज़ारों की तादाद है नॉन कस्टम पेड गाड़ियों की जो आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान की रोडों पर फराटे भरते हुए जा रही हैं। लेकिन ना तो उनका टैक्स दिया गया है, ना उन पर ट्रैफिक कानून अप्लाई होते हैं, ना ही उनकी कोई इंश्योरेंस पॉलिसी हुई है। और इसके अलावा यह है अगर कहीं पे कोई हादसा हो जाता है या जुराइम में इस्तेमाल होती हैं तो उनके मालिकान को पकड़ना भी इंतहाई मुश्किल काम है। लेकिन एक और चीज़ भी हमारे ज़हन में रहनी चाहिए कि जब हम इन गाड़ियों को अपने इलाके में, अपने मुल्क के अंदर लाने की इजाज़त दे देते हैं, तो फिर वो जो स्मगलर हैं, जो मनी लॉन्डर्स हैं, वो इससे फ़ायदा उठाते हैं और इसको एक अपनी रोज़ी रोटी का ज़रिया बना लेते हैं। फिर उसकी वजह से हमारे मुल्क पाकिस्तान पर भी IMF की जानब से जो पाबंदियां हैं वो भी सख्त होती हैं। और जो यहाँ के लोग हैं, जब यहाँ पे जो टैक्स है वो कम कलेक्ट होगा, या वो लोग जो कानूनी तरीके से गाड़ियाँ लेते हैं वो गाड़ियों पे लाखों रुपए टैक्स देते हैं, और दूसरे उनके मुकाबले में वो लोग हैं जो बग़ैर टैक्स दिए गाड़ियाँ लाते हैं और उनको कानूनी हैसियत मिल जाती है। ये दोनों चीज़ें जो हैं इनको देखना होगा और उसके बाद ये फैसला करना चाहिए कि जो गाड़ियां हैं उनको किस तरह से रेगुलराइज किया जा सकता है, ताकि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, ताकि जो कानून है उस पर अमल दरामद भी हो और रियासत को भी नुकसान ना हो। आप आज के व्लॉग के हवाले से कुछ कहना चाहें, सुनना चाहें तो हमारा कमेंट सेक्शन हाजिर है। मुझे दीजिए इजाज़त। अपने से जुड़े लोगों का, अजीज़ व कारब का ढेर सारा रखिएगा ख्याल। अल्लाह ने के बान।